अब यहाँ देखो, तुम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक स्कूल में पढ़ा होगा, और अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमने ये भी देखा होगा कि इसमें, अगर तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा है, तुमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो तुमने ये ज़रूर देखा होगा बुक्स वगैरह में कि एक ये वाला ग्राफ यूज़ होता है इसमें, ये वाला ग्राफ यूज़ होता है। यहाँ पर पे वेलोसिटी लिखा होता है और यहाँ पर पे टाइम लिखा होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ होता है जो आधे पर से शुरू होता है। तुम पता ऐसा क्यों यूज़ हुआ, यही ग्राफ क्यों यूज़ किया हमने? हम कोई और ग्राफ भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने यही ग्राफ यूज़ किया, पता है? इसमें ऐसे इसको स्पीड और वेलोसिटी को सेम लेके चलते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म है और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो सब ठीक है। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं यूज़ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों यूज़ किया? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही यूज़ करना था तो यहाँ से क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ से क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ से इनिशियल वैल्यू। वेरी गुड। पहली बात तो हमने ओरिजिन से इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता, हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन बनते ही नहीं, इसलिए हमने ओरिजिन से शुरू नहीं किया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों यूज़ किया? सोचो, तुमको पता है इसका आंसर, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर लगाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है? हाँ। मिल सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या हमें डिस्टेंस मिल सकती है? क्या हमें डिस्टेंस मिल सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस बताता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो डिस्टेंस मिल सकती है क्या? एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएंगी, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्स एक्सिस में टाइम है तो टाइम तो हमें मिल ही जाएगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, ओरिजिन से होता तो खाली फाइनल वेलोसिटी मिलती, लेकिन ओरिजिन से थोड़ा ऊपर है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी और हमें फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। और इतनी ही चीजें हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में, और कुछ है ही नहीं। और ये पांचों चीजें हमें सिर्फ इसी ग्राफ से मिल सकती हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन कभी नहीं मिलेगा, वेलोसिटी तो मिल जाएगी, डिस्टेंस भी मिल जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट। नहीं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो मैं मान रही हूँ कि घर से कहीं से आया होगा वो, अभी वो ओरिजिन से 300 मीटर की दूरी पर है, अब चलना शुरू किया, तो मैं अगर 300 मीटर के बाद स्टडी कर रही हूँ मोशन की, तो मैं 300 मीटर लेके चलूंगी ऑलरेडी, जरूर नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक पैरेलल लाइन बनाएंगे होती है तो उसका मतलब रेस्ट होता है। हाँ। और वेलोसिटी में पैरेलल लाइन बनाएंगे मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर अब मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया होता तो मुझे एक्सेलरेशन नहीं मिलता, अगर मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया होता तो मुझे डिस्टेंस नहीं मिलता, यानी कि ना मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले सकती हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लूंगी तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों ग्राफ हम यूज नहीं कर सकते। बचा कौन सा ऑप्शन? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमने ओरिजिन से नहीं लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नहीं मिलती। अच्छा, दूर से लिया, इसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन लिया है। स्ट्रेट लाइन क्यों लिया है? स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कौन सा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये लाइन इसके बदले कर्व्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, हमने उसकी नहीं पढ़ाई करनी है, हमने किसकी पढ़ाई करनी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। अगर मैं इसको ऐसा पैरेलल ले दूंगी तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन हमने कौन सा पढ़ना है? एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। इसीलिए हम सिर्फ ये ग्राफ यूज करते हैं, हम और कोई ग्राफ यूज नहीं कर सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे तुक्के में यूज नहीं किया है, इस ग्राफ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, उसको मार्क्स कर देंगे। अगर हमने पैरेलल वाला ग्राफ यूज किया, मार्क्स तो बाद में कटेंगे, पहले बताओ कि उसमें से कभी भी तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकोगे क्या? पैरेलल ग्राफ में तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हाँ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हुई यहाँ, यानी कि स्पीड बदल ही नहीं रही, स्पीड बदल नहीं तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है। चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन स्पीड तो 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने ग्राफ रखा है ये, जैसे कोई गाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड से चल रही, 30 मीटर पर सेकंड से ही चलते जाएगी, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन का मतलब? एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज होना। स्पीड चेंज हुई क्या? नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, और ऐसी लाइन में हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0। हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट ठीक है, मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब जो चेंज है ना उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका मतलब ऐसे समझो, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, है ना। मान लो फाइनल वेलोसिटी भी 30 है और इनिशियल भी 30 ही थी, 10 सेकंड लगे, 30 में से 30 0 को किसी भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। तो जब भी स्पीड चेंज ना हो, देखो स्पीड चेंज हुई क्या? नहीं हुई, तो स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा।
ठीक है। जैसे पैरेलल कांस्टेंट स्पीड में फाइनल और इनिशियल होगी। नहीं तो फाइनल भी वही होगी, इनिशियल भी वही होगी, जो है वही होगी। जैसे मान लो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, अगर लाइन स्ट्रेट है तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी हमेशा, फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, ठीक है। इस वाले ग्राफ को हम पहले तो चुप रहो। इस वाले ग्राफ को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं एरिया निकालूंगी, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मैंने एरिया निकाला, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो यानी कि अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एरिया निकाले तो क्या मिल गई, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, एरिया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, स्लोप। टाइम तो इसमें दिया ही है ऑलरेडी, वेलोसिटी हमको दिया तो इनिशियल भी दी है, फाइनल भी दी है। सब चीजें हैं जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में चाहिए, इसके अलावा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में और कुछ है ही नहीं। तो हमारे लिए सबसे सुटेबल ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक हो गया। अब हम एक्चुअल में प्रूफ करना सकते हैं, तो मैंने तुमको थोड़ा समझाना था कि हमने ये क्यों यूज किया। कई बार लास्ट में दिमाग में ये सवाल आता है कि सब कुछ समझ में आएंगे, बस बता दो कि ग्राफ ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, इसलिए यूज कर रहे हैं। ओरिजिन से यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए क्योंकि हमने कौन सा पढ़ना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल नहीं कर सकते वरना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम के अलावा कोई भी और ग्राफ लें, डिस्टेंस टाइम में चाहे एक्सेलरेशन टाइम लें, तो या तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा या तो डिस्टेंस नहीं मिलेगी, इसलिए यूज तो हमने यही ग्राफ करना पड़ेगा। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले हम इस ग्राफ के बारे में सारी चीजें लेबल कर देते हैं। ग्राफ तो यही है, अब हमें कुछ चीजें लेबल करनी है। जैसे हमें क्या लेबल करना है, देखिए ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन को हम मान लेंगे ओ। ओरिजिन को हमने क्या मान लिया, ओ। मान लो ये ऑब्जेक्ट की स्टडी हमने इस समय पर शुरू करनी पड़ी, इस समय पर शुरू करी जब इनिशियल वेलोसिटी थी u। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। u का मतलब है यहां पर से इधर तक की डिस्टेंस, इतना की वैल्यू कितनी है, u है। ग्राफ में लाइंस पढ़नी आती है ना तुम लोगों को, आती है, मैथ्स में सीखी है, ग्राफ्स में लाइन पढ़नी आती है ना। अगर मैंने बोल दिया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस क्या है, 1। इतनी डिस्टेंस क्या है, 2। इतनी डिस्टेंस क्या है, 3। अगर मैं बोलूं खाली इतनी बताओ तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1। ये पढ़ना आता है ना तुम लोगों को, ये पढ़ना तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, लाइन पढ़नी आती है ना ग्राफ की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ दिया, देखो इस वाले पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है। देखो इसमें वेलोसिटी है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है जो जर्नी जस्ट शुरू हुई है, टाइम बड़ा है मतलब जर्नी शुरू है, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। अच्छा यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं y एक्सिस पर, तो जहां पर मिलेगा इसको मैं क्या बोल दूंगी, फाइनल वेलोसिटी v। इसको मैं क्या बोल दूंगी, फाइनल वेलोसिटी v। इसका मतलब इस v से यहां पर से लेकर नीचे 0 तक की डिस्टेंस क्या, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, v के बराबर होगी, ठीक है। इतने की वैल्यू किसके बराबर होगी, u के, तो इतने पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, v के, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अगर v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्यों नहीं, हाँ जैसे ही मान लो ये है, मैं बोल रही हूँ कि ये है लाइन, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है 3, यहाँ पर वैल्यू है 5। मैं बोलूँ कि इतने का वैल्यू बताओ कितना होगा, 3। मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ पर तक का वैल्यू बताओ कितना होगा, 5। मैं बस ये तो बोल रही हूँ, हाँ पूरा वेलोसिटी है। ये नीचे अगर शुरू हो रही है जर्नी तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, अगर जर्नी खत्म हो रही है तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। टाइम जहाँ पर 0 है वहां पर जर्नी शुरू हो रही है। ये वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कब v लिखेंगे कब v लिखेंगे कह रही है, मैं वही तो बता रही हूँ, जहाँ पर टाइम 0 है वहां पर u लिखना। देखो इस वाले पोजीशन के लिए टाइम क्या है, 0। इस वाले पोजीशन के लिए टाइम 0 है क्या, नहीं है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है। जहाँ पर ग्राफ खत्म हुआ वो फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पर ग्राफ शुरू हुआ वो इनिशियल वेलोसिटी। जो ये साइड में है ना, ये v उसके ऊपर एरो लगेगा, लगता है यहाँ नहीं लगाते हैं, मैं बोल रही हूँ ना स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट काय में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी इज स्पीड, तो यहाँ पर हम लगाते नहीं, लगा सकते हैं, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो तब लगाएंगे। उस वाले v की बात कर रही हूँ जो आपने साइड, हाँ यहाँ पर जो लिखा है इसमें मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगी तभी लगाऊंगी, वरना जनरली मैं मान के चलती हूँ कि स्पीड इज वेलोसिटी, तो जरूरी नहीं होता एरो लगाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतनी वैल्यू u हो गई,
अगर मुझे इस पोजीशन का वेलोसिटी बतानी है तो मैं वाई एक्सिस में लाइन खींचूंगी, और अगर मुझे इस पोजीशन का टाइम बताना है तो मैं कहाँ लाइन खींचूंगी, एक्स एक्सिस में लाइन खींचूंगी। आई थिंक इतना थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ना तुम लोगों ने सीख रखा होगा, 8th से 7th 8th में पढ़ाते हैं इतना, ठीक है। तो यहाँ पर तक की पोजीशन, यहाँ पर तक के जो वैल्यू है इसको मैंने क्या मान दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अच्छा, इस एक्सिस में टाइम दिखा रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी, टी के बराबर आएगी। इतना ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ट्रेपीजियम नहीं, ये वाली लाइन नहीं, स्क्वायर, अच्छा हाँ। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कि टी तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी स्क्वायर जैसा लग रहा है, बदल देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी है, मतलब एक रेक्टेंगल मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। मैंने ये थोड़ी बोला कि टी और वी बराबर है, अगर मैं बोलूँ टी और वी बराबर है तब ये स्क्वायर हुआ, अभी बोला थोड़ी मैंने टी और वी बराबर है, जब तक मैं बोलूंगी नहीं ये बराबर है तब तक का इसको रेक्टेंगल मानेंगे हम, ठीक है। नहीं बोला कि ये टी और वी बराबर नहीं। मैं बोल रही हूँ टी और वी बराबर नहीं है, अब तो मानोगे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर ये साइड इतनी बड़ी v है तो ये साइड इतनी बड़ी भी क्या होगी, v। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। इतना ठीक है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सामने वाली साइड एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर। अब यहाँ देखो, मैं क्या करूँ ना, इस u से एक ऐसी पैरेलल लाइन खींच दूँ। क्यों खींचना है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि हमें ट्राइंगल चाहिए। अभी ट्राइंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या खींचनी पड़ेगी, एक पैरेलल लाइन खींचनी, तब तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा ना, तभी तो हम स्लोप निकाल पाएंगे। स्लोप के लिए हमको ट्राइंगल चाहिए। अब ये पूरा तो ट्राइंगल है नहीं, ये तो ट्रेपीजियम है, ट्राइंगल चाहिए तो मुझे इस हिस्से को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ट्राइंगल बनेगा, तब जाकर के हम क्या निकाल पाएंगे, स्लोप निकाल पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप में इक्वेशन में स्लोप चाहिए होता है हमको, उसी के लिए। अब देखो ये तो रेक्टेंगल ही दिख रहा है तुम लोगों को, ये तो रेक्टेंगल लग ही रहा होगा, तो ये अगर टी है तो ये भी क्या होगा, टी। रेक्टेंगल में सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर। अगर ये u है इतना, तो इतना भी क्या होता होगा, u। इतना ठीक है ना, रेक्टेंगल है, ये t तो सामने वाला भी t, इतना u तो सामने वाला भी u, खाली यहाँ पर तक की वैल्यू है ये, यहाँ पर तक के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये पूरा v है और ये इतना u है, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ, v माइनस u। वेरी गुड। तो इस बचे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे हम, v माइनस u। इतना समझ में आ गई बात। मैं बोल रही हूँ कि ये है u और ये क्या है, v। ये u मतलब यहाँ तक की वैल्यू हो गई u, ये v मतलब यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, v। तो इतना बचा हुआ बताओ, तो क्या करेंगे, v माइनस u, ठीक है। v माइनस u मतलब v में से u हटा दो तो ये बच गया ना, ये तो v माइनस u का मतलब, ठीक है। इतना ही समझ में आया। इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर में। लिखो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ मुझे, कौन बताएगा, दिव्यांशु बताएगा। दिव्यांशु भाऊ, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। अभी लिखोगे, रुक जाओ, ये हमें क्या करना है, प्रूफ। अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ सभी को कुछ नाम दे देती हूँ। नाम क्या दे देती हूँ, देखो इसका नाम तो O है, इसको तो हम O ही रहने देंगे। मान लो इस पोजीशन को मैं A बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, A। यहाँ देख शाइना, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, A, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या बोल देती हूँ, B। इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली, इसको मैंने क्या बोल दिया, C। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, D। चलेगा इतना, A, B, C और D। और वो तो O है, ये ऑलरेडी ओरिजिन है, इसलिए O बोल दिया हमने उसको। वो तो उसकी वैल्यू है बेटा, वहां पर 10 मीटर लिखेंगे ना तो 10 होगी, उसकी वैल्यू है। A उसका नाम है, U उसकी वैल्यू है, ठीक है। हाँ, A उस पोजीशन का नाम है और U उसकी वैल्यू है कि कितना दूर है वो जीरो से, ठीक हो गया। अब हमारे पास में ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इसको मैंने प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC। BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
अपॉन बेस क्या है AC, तो AC क्या हो गया बेस। ट्राइंगल खाली ऊपर वाले देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो गया एक्सेलरेशन। स्लोप को हम इसके लाइन से लिखते हैं, इस लाइन से, ठीक हो गया। अच्छा BC की वैल्यू कितनी है, देखो BC की वैल्यू V माइनस यू है, तो BC के बदले क्या लिख देंगे V माइनस यू। AC की वैल्यू देखो T है, तो AC के बदले क्या लिख देंगे T। मैं एक काम करती हूँ ना, इस V को मिटा देती हूँ यहाँ पर से, हाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने खाली इसलिए मिटाया ताकि तुमको ये V माइनस यू यहीं पर दिखाई दे सके, तुम कंफ्यूज ना हो कि ये V माइनस यू लिख कहाँ से रही है अचानक से करके, इसलिए मैं मिटा रही हूँ, वरना वो वहीं पर वही वैल्यू बराबर ही है, ठीक। मोना से लाल से दिखा दो उसको नीले से। क्या हुआ, चलो। तो BC की वैल्यू कितनी है V माइनस यू, और AC की वैल्यू कितनी है T इज इक्वल टू क्या हो गया A। अब देखो तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिख रहा है, अब वही करेंगे जो मैथमेटिकल वाले में करते थे, इसको ले जाएंगे इधर, क्या हो जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू AT। माइनस की साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस AT, बन गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज दैट इजी, बस इतना ही है, इतना ही है, कितना ज्यादा आसान है। एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा। हाँ एक ही, सब तीनों इक्वेशन में लिए एक ग्राफ चाहिए हमको, वरना हमें अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ता। एक ही ग्राफ चाहिए होगा तभी तो ये यूज किया हमने। ग्राफ बना दे। हाँ ग्राफ बनाओ और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना लो। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसको याद है ये बताएगा मेरे को, दिव्यांशु नहीं, शाइना बताएगी। क्या? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to UT plus half AT का स्क्वायर। वेरी गुड। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT का स्क्वायर नहीं, A फिर T का स्क्वायर, A का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर पे, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिर्फ एक ही तरीका है कि एरिया अंडर दी कर्व निकालो, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस स्ट्रक्चर में, मैं इस लाइन को मिटा दे रही हूँ अब क्योंकि इसका अब काम नहीं है, मैंने बस V और U की वैल्यू बताने के लिए बनाया था, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, क्या तुमको इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, किसमें, इतने पूरे में, इतने पूरे में क्या तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या तुमको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया करूं तो क्या मुझे इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, देखो कैसे लिखेंगे, OABD, क्या लिखेंगे, OABD। ट्रेपेजियम से नहीं कर सकते। इस सेकंड वाले में ट्रेपेजियम से होता नहीं है, कर तो सकते हैं लेकिन लंबा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा पूरे का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या बोलेंगे, ABC प्लस एरिया ऑफ ACDO प्लस एरिया ऑफ, चलो एक काम करो यहाँ पर ट्राइंगल लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, S इज इक्वल टू है सब जगह, हाँ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ S। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, देखो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है, V माइनस यू इंटू बेस क्या है T। खाली ट्राइंगल को देखो और कुछ मत देखो, दिख रहा है तुमको, 1/2 परपेंडिकुलर क्या है BC, 1/2 किधर है? ये लिखा ना 1/2, वो ट्राइंगल का फॉर्मूला तो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। हाफ बेस इनटू एच। हाँ हाफ बेस इंटू, एक काम करो इसको पहले रेक्टेंगल लिख लो, अभी क्यों लिख रही हो समझ में आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई बात नहीं, ट्राइंगल लिखा चलेगा। पहले लिखा ना, मैंने रेक्टेंगल पहले लिख दिया था। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो नीचे तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ मान लो ये OA, लेंथ क्या मान लो OA, इंटू ब्रेथ क्या मान लो AC, इंटू AC, ठीक है। प्लस ट्राइंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, इंटू बेस क्या है AC। बेस क्या है AC, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो OA की वैल्यू क्या है, देखो U, OA की वैल्यू क्या है U, इंटू AC की वैल्यू क्या है, देखो T, AC की वैल्यू क्या है T, प्लस 1/2 BC की वैल्यू क्या है V माइनस U, क्या लिख देंगे इंटू V माइनस U, इंटू AC की वैल्यू क्या है T, तो AC की वैल्यू क्या लिख देंगे T, इतना ठीक है। अब यहाँ देखो हमें V और U तो चाहिए नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। अगर तुमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो वहां पर क्या आता था V माइनस यू इज इक्वल टू 80 आता था ना, V माइनस यू इज इक्वल टू क्या आता था 80। तो अगर मैं V माइनस यू को हटा करके 80 लिख दूं तो भी चल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे S इज इक्वल टू, देखो U इंटू टी को क्या लिख सकते हैं हम UT, UT का मतलब यही तो हुआ ना U इंटू टी, प्लस 1/2 VT के बराबर बदले क्या लिख देंगे हम V माइनस यू के बदले क्या लिख देंगे 80 इंटू टी, 80 इंटू टी क्या हो गया VT UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, निकल गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये उससे ज्यादा इजी है ना? उससे हाँ ज़्यादा भी इजी नहीं है, उसमें खाली 2 फार्मूले याद रखने हैं। इसमें ये याद रखना है कि एरिया निकालना है, या तो दोनों जगह रखना है। हो गया, हुई गवा, हुई गवा। बिना बोर्ड देखे करो फिर तब पता चलेगा हुई गवा की। मैं पूछने की बात बोल रहे हैं। चलो थर्ड इक्वेशन शुरू करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे कौन बताएगा, प्रियांशु बताएगा। चलो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। वेरी गुड, बैठ जा दिव्यांशु। इसमें S का मतलब क्या है मैं तू ही बता दे। बता दूं, इसका मतलब डिस्टेंस है। अच्छा V का मतलब क्या है दिव्यांशु, दूसरा वाला फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी की बात मत सुनना, हाँ। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तुम्हें यहाँ पर भी S दिख रहा है ना, और S निकालने का सिर्फ एक तरीका है, क्या निकालो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व, कर्व बोलते हैं वैसे, यहाँ पर भी एरिया अंडर ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे S इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व बोलो चाहे ग्राफ बोलो, मैं ग्राफ बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा कर्व लिखा हो, बात एक ही है। कर्व का मतलब है जो ग्राफ में लाइन खींचे हमने वो, ठीक है। अब देखो एरिया निकालने के लिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो एरिया किसका निकालना है हमने, OABD का। किसका निकालना है, एरिया ऑफ OABD। और OABD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। OABD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। अपॉन 2 हाफ बोलो चाहे अपॉन 2 बोलो, बात तो एक ही है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। या तो तुम ये बोल लो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें देखो पैरेलल साइड कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, तो इसको क्या बोलेंगे BD। क्या बोलेंगे BD प्लस BD के पैरेलल कौन है OA। कौन है OA इनटू हाइट। हाइट का मतलब पता है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है AC इनटू AC है। हाइट ये कैसे होगी, हाइट तो B और T होगी ना। इसको क्या करो? चुप रहो। हाइट वो होती है परपेंडिकुलर साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट कहते हैं। यहाँ पर पैरेलल साइड, सॉरी पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाइट। यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन है, ये है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये, तो इसको हम हाइट बोलेंगे। पैरेलल साइड ये। हाँ ये है, ये दोनों पैरेलल दिख रही है ना एक दूसरे के। हाँ, ये
हाँ, ये ट्रेपीजियम ऐसा नहीं है, तुम ऐसा होता तो तुम वैसे मानते हैं। ट्रेपीजियम कैसा भी हो लगाएंगे हाइट वाला ही, ठीक है। या तो फिर तुम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम भी बोल सकते हो, अगर तुम्हें हाइट में कंफ्यूजन होता है तो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बोलो, ठीक है। ट्रेपीजियम है ना ट्रेपीजियम कैसा ही भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेपीजियम उल्टा है, ये भी ट्रेपीजियम सही है, बस हम पढ़ते ये वाला है, हमने ज्यादातर ये वाला पढ़ा होता है तो हमको लगता है कि ये सही है, बाकी सब गलत है। सब सही है, दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, दो साइड पैरेलल नहीं होनी चाहिए, उसको ट्रेपीजियम कहते हैं, बस हो गया। चाहे वो उल्टा हो, चाहे सीधा हो, चाहे तिरछा हो, कुछ भी हो, ऐसा भी ट्रेपीजियम ही है ये भी ट्रेपीजियम ही माना जाएगा। इसमें ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है। नहीं है। क्यों? अरे मेरे कहने बनी नहीं है लेकिन है। अच्छा मैम काइट में भी पैरेलल होती है। मैम बाद में आएगा काइट काइट तो पैरेलल, वो पैरेललोग्राम होता है। मैम प्रॉपर्टी है काइट की भी अब बात नहीं यहाँ नहीं, मैथ्स में आएंगे। चलो इवेंट में आएगी। हो सकता है। चलो S इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/2। BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है V, BD की वैल्यू क्या है V। इतने पूरे को V बोला था ना हमने, तो इतना पूरा क्या है V इंटू OA कितना है, इतना OA कितना है U, सॉरी प्लस, इंटू नहीं प्लस, प्लस क्या है U इंटू AC कितना है, देखो T, AC कितना है इंटू T। अगर मैं इस 1/2 को सीधे नीचे ले आऊं, ऐसे करके 1/2 लिख दूं, तो ये भी तो एक ही बात है ना, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को नीचे लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब तुमको ये दिख रही है, बिल्कुल वही है जो हमें मैथमेटिकल वाले में दिखा था, सेम वही आ गया। अब हमको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन से हम क्या लिख देंगे, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। इसी में से A को नीचे ले आए हम, तो क्या आ गया, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। T के बदले यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू V प्लस U। T के बदले हमने क्या लिख दिया, V माइनस U अपॉन A, और 2 तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर। अब देखो क्या हो गया, 2A को ले जा देंगे इधर, 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू A प्लस B। A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। U की साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। अब अगर इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर से आगे का सब कुछ सेम है, यहाँ पर तक का अलग है बस, इसलिए ये ग्राफिकल इक्वेशन बहुत इजी है। मैथमेटिकल जिसने सीख दी, ग्राफिकल कुछ नहीं है उसके लिए, बहुत इजी है, ठीक है। आ गया समझ में?